हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो बायोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमने कल से शुरू की है। आज ये उसमें दूसरा वीडियो है। सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कल हमने डिस्कस किए थे। उसी टॉपिक से रिलेटेड यानी कि सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज़ आपके लिए आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। और आज से नेक्स्ट एक मंथ तक, अगले मंथ में जो नीट का एग्ज़ाम प्रपोज्ड है, हम रोज़ आपको कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड जो हैं नीट एग्ज़ाम के पर्पस से आपको देंगे। और देखिए उनको, प्रैक्टिस कीजिए उनकी। और अगर किसी क्वेश्चन के बारे में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी कीजिए। और कोशिश करूंगा कि अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पर एमसीक्यूज़ चाहते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएं। आइए शुरू करते हैं। आज जो आपके लिए क्वेश्चंस हैं सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, उसमें पहला क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म क्वांटासोम। क्वांटासोम, ये कल के वीडियो में भी हमने टॉपिक डिस्कस किया था। स्मॉलेस्ट फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है ये। क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स के या कैरोटीन्स के मॉलिक्यूल्स का एक असेंबलेज होता है जहाँ से फोटोसिंथेसिस इनिशिएट होती है। तो ये टर्म क्वांटासोम जो है वो किसने कॉइन की थी? तो आपके लिए जो ऑप्शन है उसमें आपके लिए डी ऑप्शन सही है। आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, डी ऑप्शन आपके लिए सही है। पार्क्स एंड बिगिंस, ये दो साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने क्वांटासोम टर्म प्रोवाइड की थी, प्रपोज की थी। तो डी ऑप्शन आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन में सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड, बेसल बॉडीज आर एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ। बेसल बॉडी नाम के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, प्रोटीन की बनी बॉडीज होती हैं ये। तो ये किसके सिंथेसिस से एसोसिएटेड हैं, किसके निर्माण से संबंधित हैं? तो ये जो आपके लिए क्वेश्चन है इसमें सही ऑप्शन आपके लिए सी है, सीलिया और फ्लैजिला। तो सेकंड क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही है, सीलिया एंड फ्लैजिला। ये दो मोटाइल या मोटिलिटी प्रोवाइड करवाने वाले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला। तो इनको प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर बेसल बॉडीज कहलाते हैं। और हर सीलिया और फ्लैजिला के बेस पर आपको एक बेसल बॉडी मिलेगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, which can transform a normal cell into a cancer cell, कैंसेरियस सेल भी कह सकते हैं। एक सामान्य कोशिका को कौन एक कैंसर से ग्रस्त कोशिका में परिवर्तित कर सकता है, यानी कि कैंसेरियस सेल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है? तो जो आपको ऑप्शन दिए हैं ये एक्चुअली डिफरेंट वायरस के नाम हैं और इसमें से सी ऑप्शन सही है, पॉलियोमा वायरस जो है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन में सी ऑप्शन आपके लिए सही है। पॉलियोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जो किसी नॉर्मल सेल को एक कैंसेरियस सेल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है या कैंसर कॉजिंग सेल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपके लिए सी ऑप्शन सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, which blocks the transport of calcium ions through plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डिफरेंट चैनल्स बने होते हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है कैल्शियम आयन का फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर इनटू द सेल। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ख़ासतौर से कुछ ऐसी डाइज हैं जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अप्लाई करने पर वो कैल्शियम आयन के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देती हैं। तो यहाँ पर जो आपके लिए ऑप्शन दिए हैं फोर्थ क्वेश्चन में, उसमें सी ऑप्शन जो है रुथेनियम रेड, ये एक ऐसी इनऑर्गेनिक डाई है जो कैल्शियम आयन के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी आपके लिए सही ऑप्शन सी है, रुथेनियम रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5, Hammerling 1913 through his experiment proved that nucleus control the heredity information
विच ऑर्गेनिज्म ही यूज्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट। हैमरलिंग एक साइंटिस्ट का नाम है। 1913 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है। वही एक ऐसी संरचना है, वही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां से जेनेटिकल इंफॉर्मेशन या हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट से उनकी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। तो जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस ऑर्गेनिज्म पर किया था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ किया था, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। और जो आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें सही ऑप्शन आपके लिए सी है। 5 में सी ऑप्शन सही है। एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया जो है वो एक ऐसा यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है जो लार्जेस्ट साइज में माना जाता है, सबसे बड़ी सेल मानी जाती है अमंग एल्गी, और उसी को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6, विच इज़ नेकेड या विदाउट मेम्ब्रेन। ये कुछ सेल ऑर्गेनल के नाम दिए हैं आपको, इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो बिना मेम्ब्रेन का होता है यानी कि नेकेड होता है। और जो 6th क्वेश्चन में आपके लिए ऑप्शन है उनमें फिर से सी ऑप्शन सही है, न्यूक्लियोलस। ये क्वेश्चन फॉर्म करते समय अनइंटेंशनली जो है वो सारे सी ऑप्शन सही हो गए हैं, आप इसको किसी अदर वे में मत लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर भी फिर से 6 क्वेश्चन में आपके लिए सी ऑप्शन सही है, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एक बॉल लाइक या बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन पर बेस्ड होता है। कैल्शियम आयन की एक सर्टेन कंसंट्रेशन चाहिए होती है न्यूक्लियोप्लाज्म में, जिसकी वजह से वो एक डेफिनेट शेप और साइज में रहता है, और अदरवाइज वो बिना मेम्ब्रेन वाला यानी कि नेकेड एक स्ट्रक्चर है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, विच इज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। अब यहां पर समझ लीजिए एक वर्ड है ऑटोनॉमस और एक सेमी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस वो सेल ऑर्गेनल कहलाते हैं जो अपने एक्टिविटी के लिए खुद पर डिपेंड है, किसी का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। न्यूक्लियस एक ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है हमारी सेल्स में जो अपनी एक्टिविटी के लिए अपने आप पर डिपेंड है और उसके ऊपर किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल का कोई कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि वो दूसरे सेल ऑर्गेनल के फॉर्मेशन और फंक्शन को कंट्रोल करता है। सेमी ऑटोनॉमस वो सेल ऑर्गेनल कहलाते हैं जिनके अंदर डीएनए, आरएनए, इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी पूरी पाई जाती है और अपने लिए रिक्वायर्ड मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स वो खुद बनाते हैं, न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं रहते हैं अपनी प्रोटीन सप्लाई के लिए। और फॉर्मेशन जो है उनका वो उनके रेप्लिकेशन से होता है, यानी कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, डिवीजन करते हैं, बाइनरी फिशन करते हैं अपना और अपना नंबर बढ़ाते हैं। दूसरे सेल ऑर्गेनल अपने फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन जो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कहलाते हैं वो अपने फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो ऐसे सेल ऑर्गेनल जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हो, अपना नंबर खुद बढ़ा सकते हो और अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट वो मोस्टली खुद पूरी करते हो और उनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी पाई जाती हो जिसमें डीएनए, आरएनए शामिल होता है, उनको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। लिविंग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल हैं। यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें सी ऑप्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही है, ये एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। अगला 8th क्वेश्चन देखते हैं, विच सेल वॉल कंपोनेंट प्रोवाइड्स इम्परमिएबिलिटी टू सेल वॉल। ये सेल वॉल के केमिकल कंपोनेंट्स दिए हैं आपको ऑप्शंस में, इनमें एक ऐसा कंपोनेंट है जो इम्परमिएबल बनाता है सेल वॉल को, यानी कि उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से जो सेल है वो वाटर प्रूफ हो जाती है, उसके अंदर मॉइस्चर और वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं उनमें सुबेरिन जो है, बी ऑप्शन सही है 8th क्वेश्चन में। तो सुबेरिन जो है वो एक ऐसा सेल वॉल कंपोनेंट है जो सेल वॉल को इम्परमिएबल बनाता है, यानी कि उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को ख़त्म करता है। अगला 9th क्वेश्चन देखते हैं, विच डज नॉट इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया ऑफ सेल सरफेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सरफेस है या जिसको आप सेल सरफेस भी कह सकते हैं,
उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और वो उसके एब्जॉर्प्टिव एरिया को बढ़ाते हैं। कई तरह के स्ट्रक्चर्स हैं वो। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें एक्चुअली माइक्रोविली और कैवियोली ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगली के जैसी वाह्य वृद्धियाँ होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस से निकलती हैं और ये एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ाती हैं सेल सरफेस का। प्लाज्मोडेस्माटा जो हैं वो कनेक्ट करते हैं आपस में सेल्स को, साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स होते हैं और सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, ना कि एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एब्जॉर्प्टिव एरिया तो नहीं बढ़ाता है लेकिन वो दूसरी तरह से कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। आखिरी क्वेश्चन 10th देखते हैं। Centrioles are cylindrical organelles which produce spindle fibers during cell division. They are made up of. सेंट्रियोल्स जो हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं इन मोस्ट ऑफ एनिमल सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और वो किस खास स्ट्रक्चर के या किस खास कंपोनेंट के बने होते हैं? एक्चुअली वो प्रोटीन के बने सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और वो जिस प्रोटीन के बने होते हैं वो होता है ट्यूब्यूलिन। तो अगेन 10th क्वेश्चन में भी सी ऑप्शन सही है। तो ये आपके लिए कुछ सेल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने आंसर टैली कर सकते हैं। ये जो आंसर आपको शीट एक साइड में दी हुई है, वैसे कोइंसिडेंटली ज़्यादातर आंसर सी जो हैं वो सही हैं, तो आपके लिए इसमें से बस 2 क्वेश्चंस को छोड़कर सब में सी आंसर सही थे। तो फिलहाल ये सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए थे सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। तो ये 2 वीडियोस जो कल और आज हमने आपको दिए हैं, इसमें सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट और एक अच्छे स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिए गए हैं। देखिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए, और आगे के वीडियोस में हम कुछ डिफरेंट और दूसरे टॉपिक, ख़ासतौर से जो क्लास 11 के सिलेबस में जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, चाहे बायोमॉलिक्यूल्स हों, प्लांट ग्रुप्स हों, एनिमल किंगडम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लांट फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे हम MCQs लेकर अगले वीडियोज़ में आएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रेहांस बायोलॉजी को, जुड़े रहिए और देखते रहिए।